सादर अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए इस छोटे से अल्प ज्ञान से स्वर विज्ञान, क्योंकि एक बहुत ही गूढ़ विषय है और आध्यात्म में इसकी बहुत ज्यादा प्रधानता है। फिर भी मेरे को जितना मैं अल्प ज्ञानी हूँ, आप सबके सामने गुरु के द्वारा जितना भी मैंने सीखा है, समझा है, जाना है और जितना भी मनन किया है, उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि जैसे कि अभी आनंद जी ने बताया कि स्वर विज्ञान है ना। तो स्वर विज्ञान से कई बार हम समझते हैं स्वर नॉर्मली क्या होता है। स्वर का जो वर्ड है वो नॉर्मली हम म्यूजिक से रिलेट करते हैं, इसको संगीत से रिलेट करते हैं। तो कई बार जब हम अपने क्लाइंट्स को और लोगों को बताते हैं कि भाई स्वर का प्रयोग करो, स्वर का आध्यात्म में बहुत ऊंचा स्थान है और स्वर स्वर से ही सारी सिद्धियां होती हैं, स्वर के द्वारा कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो स्वर से लोगों को ज्यादातर ये समझ में आता है, अच्छा क्या हमें दीदी संगीत सीखना है क्या, हम संगीत का को सीखकर अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं क्या। तो देखिए पहले यहाँ समझिए, यहाँ कि संगीत इज वन ऑफ द पार्ट। ठीक है, संगीत से हमारी श्वासों की क्रिया चेंज होती है। ऐसे बहुत सारे अभ्यास है जिनको करने से हमारी श्वासों की जो गति है वो चेंज होती है, ना कि संगीत स्वर विज्ञान है। ठीक है, संगीत भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हीलिंग का विषय है। अनेक अनेक प्रकार के जो राग होते हैं वो हीलिंग के लिए बहुत ही उपयोग होते हैं। जैसे खास करके ध्यान सागर जी शुल्लक महाराज ने अलग अलग रागों में, मालकौंस इत्यादि अलग अलग रागों में भक्तामर की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी प्रस्तुत की गई हैं और बहुत सारे उनकी यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी हैं। मेरे चैनल पर भी उनकी रिकॉर्डिंग्स है। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डिंग है। पर बेसिकली यहाँ पर हम आज जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि स्वर यानी श्वास है ना। स्वर यानी श्वास, श्वास यानी हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है, हमारा जो श्वासों का पैटर्न है, प्राण ऊर्जा है ना। देखिए इस शरीर में, हमारे इस पूरे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। बहुत सारी इंद्रियां हैं, बहुत सारे परमाणु है। तो उन सब के बिना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जिनके बिना हम जीवन फिर भी कल्पना कर सकते हैं। पर श्वास एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कहना निरर्थक नहीं होगा कि श्वास ही प्राण है ना। तो श्वासों में ही प्राण है। बेसिकली जब तक श्वास है तब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमारे शरीर में आत्मा का वास है। और इस शरीर और आत्मा को जो कनेक्ट करती है वो हमारी श्वास है। ठीक है, तो इतना आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि श्वास हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और श्वासों की सही गति, श्वासों की सही तरीके से गति रखना, सही तरीके से श्वासों को का अभ्यास करना भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन की सफलता के लिए, हमारे जीवन के अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए और हमारी आध्यात्मिक, सांसारिक किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए, है ना। तो आज हम जरा समझेंगे इस बात को कि कैसे है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रस्तुत हैं, उनको पता होगा कि हमारी श्वास किस प्रकार से निर्धारित होती है। जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना। जैसे पिछले सेशन में हमने जाना था कि हमारे शरीर में कुछ कितनी 72,000 नाड़ियां होती हैं, है ना। 72,000 से कुछ ज्यादा नाड़ियां होती, कुछ हजार ज्यादा नाड़ियां होती है, उसका सही कैलकुलेशन तो लमसम हम बोल देते हैं कि 72,000 नाड़ियां हैं, है ना। ये नाड़ियां को आप नर्व्स से मत कंफ्यूज करिएगा। नाड़ियां और नर्व्स एकदम अलग अलग चीज है। नाड़ियां जो है बेसिकली वो होती है हमारी ऊर्जा का एक, जैसे वायर, जब हम इलेक्ट्रिक वायर की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर में बहुत सारे कॉपर के अंदर अंदर पतले पतले तार होते हैं। तो वो तार जो हो गई वो वेन्स हो गई, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ना तारों के अंदर होता है ना बाहर होता है, वो ओवरऑल उस पूरे तार में समाहित होता है और उसको एक माध्यम बनाता है अपनी ऊर्जा के संचार के लिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमारी जो सांसें हैं इन नाड़ियों को एक माध्यम बनाती है ऊर्जा के संचार के लिए। और ये है नाड़ी पूरी अंकुर की भांति, है ना। जैसे हम वृक्ष देखते हैं ना, वृक्ष में जड़ें इतने छोटे 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 जड़ें चारों तरफ फैली रहती है ना। ऐसे नसें भी पत्तों पत्तों में देखेंगे आप, उसके तनों में देखेंगे छोटे छोटे ऐसे नसें दिखाई देती है। तो ठीक उसी प्रकार से छोटे 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 अंकुर पूरे शरीर में हमारे फैले रहते हैं। और इन्हीं
के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। और जहां जहां पर भी ऊर्जा का संचार सुचारू रूप से नहीं होता है, ठीक से नहीं होता है, वहां वहां पर वैसे वैसे हमारे शरीर में बीमारियां, कष्ट, ब्लॉकेजेस इत्यादि आते जाते हैं, है ना। तो अगर आपने स्वर को समझ लिया तो रेकी विद्या भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, जो हीलिंग की पद्धति है। अब जैसे ये बच्ची देख रही है, स्वर विज्ञान के बारे में समझ रही है, इस बच्ची को अगर शुरुआत से हमने 8 साल के बच्चे को स्वर विज्ञान का ज्ञान दे दिया, तो उसके जीवन को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज मेरा बेटा 10 साल का हुआ है, 7 साल से राजेंद्र सर का पहला हमने जब से सेशन अटेंड किया, तब से उसको स्वर विज्ञान का ज्ञान बराबर देती रही। और उसका जो उन्नति है, इतने सारे मेडल्स डेली डेली लेके आना, रोज हर चीज में सक्सेस लेना, बहुत ही उसका उन्नति बहुत ही मतलब स्पीड अप हो गया है बेसिकली। तो अगर बच्चों को अगर आप ज्ञान दे पाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। उनकी उन्नति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा अब हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कैसे थोड़े से पिक्चर्स के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। यहाँ पर कुछ स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर किए थे, जो पिछली बार भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे। तो चलिए उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाती हूँ, एक एक करके हम लोग स्लाइड्स लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आई होप आप सबने समझ लिया है कि स्वर विज्ञान जो है, ये प्योर ब्रीदिंग का साइंस है। श्वास लेने का की गति कैसे हमें लेनी है, श्वास लेने की क्या क्या नियम है, उस पर है। बेसिकली हमारी जो उम्र होती है, आयु होती है, वो श्वासों पर निर्भर करती है। हमें कुछ पर्टिकुलर श्वासें मिलती हैं हर जन्म में। हमें आयु की ईयर्स की जगह सांसें हमारे पास में होती हैं। और हमारे कार्यों पर हमारे श्वासों की गति निर्भर करती है ना। जैसे आपने अच्छी भली भांति सुना होगा कि जो सर्प होता है, सर्प, वो बहुत धीरे धीरे श्वास की गति रखता है और उसकी आयु बहुत ज्यादा होती है। और जो डॉग्स होते हैं, उनकी ब्रीदिंग की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है, जिसके कारण उनकी आयु बहुत कम होती है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन की अनेक क्रियाएं, जैसे कि खाना, गाना, उठना, बैठना, क्रोध करना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब कुछ हमारी श्वासों की गति को निर्धारण करता है। हमारे हाव भाव हमारी श्वासों की गति को निर्धारण करते हैं, और उसी के अनुरूप हमारे जीवन की क्रिया और हमारे जीवन की आगे वाले का भविष्य निर्धारित होता है। ठीक है, तो चलिए समझेंगे इसको एक एक। सबसे पहले मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन, जो एक बहुत ही जाने माने वास्तुविद है और स्वर के बहुत बड़े देवज्ञ हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करना चाहूंगी, उनके चरणों में सादर वंदन अभिनंदन करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी विद्या से अवगत कराया, है ना। आगे आप समझेंगे। देखिए, पिछली बार के सेशन में मैंने आप लोग को समझाया था कि जो स्वर विज्ञान है ये आया कहाँ से, तो इसको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये आया कहाँ से। तो बेसिकली 8 प्रकार के निमित्त बताए गए हैं, जिनके माध्यम से आत्मा हमें संकेत देती है कि हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान कैसा होने वाला है ना। क्योंकि ये आत्मा जो है वो तो ज्ञाता दृष्टा है ना। बेसिकली ये जो हमारे ऊपर ज्ञानावरणी इत्यादि अनेक कर्मों के जो आवरण है, जिसके कारण हम देख सुन नहीं पाते हैं, अदरवाइज ये पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सब कुछ देखने की क्षमता हमारे अंदर होती है। तो फिर भी क्योंकि इतने इतने सारे कर्मों के द्वारा हमारे जो आवरण है वो पड़े हुए, फिर भी हमें आत्मा संकेत देने की कोशिश करती है। कैसे, है ना। हम अपने कार्य करने में इतने धुन में रहते हैं, बचपन में हम अपने सभी क्रियाओं को करने में अपनी मस्ती में रहते हैं, फिर भी हमारे पेरेंट्स बीच बीच में हमको सूचित करते रहते हैं कि बेटा ये सही, ये गलत है, ऐसे संकेत छोटे छोटे देते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा हमको छोटे छोटे संकेत देती रहती है कि आपके आगे भविष्य में क्या आने वाला है, पहले की क्रियाएं कैसी थी, है ना, इस और अभी प्रेजेंट में क्या होने वाला है। तो इसमें 8 प्रकार के निमित्त है, जिसमें कि अंग विद्या, स्वर विद्या यानी कि ब्रीदिंग साइंस, जिसके बारे में हम आज समझने वाले हैं, लक्षण विद्या, व्यंजन विद्या, स्वप्न विद्या, किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, उत्पाद विद्या, भौम विद्या यानी कि वास्तु विद्या, और अंतरिक्ष विद्या।
यानी कि ज्योतिष विद्या। ये सारे 8 प्रकार के निमित्त बताए गए हैं, जैसे अंगों का फड़कना, है ना, पशु पक्षियों का बोलना, आसपास बिल्ली का रास्ता काटना, है ना, और शरीर में अलग अलग प्रकार के निशानों का अचानक आ जाना, ये सब कुछ जो है ये लक्षण है, ये निमित्त है जो बताते हैं हमें हमारे आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उनकी सूचना देते हैं, है ना, उनकी सूचना देते हैं। तो ये बेसिकली 8 प्रकार के जो निमित्त है उसमें से हम आज स्वर विज्ञान के बारे में समझने जा रहे हैं, है ना। तो स्वर विज्ञान के बारे में हम जब समझने जा रहे हैं यहाँ पर, पहले समझेंगे स्वर विज्ञान क्या है। ये हमने पिछले सेशन में भी जाना था कि स्वर विज्ञान बेसिकली, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि आपको सभी चीजों, हमारे जो अंग प्रत्यंग है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बिना हम जीवन का यापन फिर भी संभव है। हमारी आंख नाक कान नहीं हो, हमारे बाल नहीं हो, हमारी भौहें नहीं हो, हमारे हाथ नहीं हो, तो भी फिर भी हम एक बार अपने जीवन का को इमेजिन कर सकते हैं। पर अगर हमारे शरीर में श्वास ही नहीं हो तो हम इस प्राण ऊर्जा के बिना, श्वास ऊर्जा के बिना अपने इस जीवन का अनुभव नहीं कर सकते, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो लाइफ है, ये जो प्राण है, यह स्वर के माध्यम से, यानी कि श्वासों के माध्यम से ही हमारे पूरे जीवन में संचार करती है। ठीक है, अगर आप जस्ट एक बेसिकली इसको अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कैसे 2 से 4 मिनट तक, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होगी, 2 से 4 मिनट तक श्वास को रोक के देखिए, आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट ही नहीं हो सकता है, कहीं भी आपको कंसंट्रेशन नहीं बन रहा हो, एक तरफ एकाग्रचित्त नहीं बन रहा है, श्वासों को रोक कर देखिए, मुंह में वायु भरकर आप कैसे विचलित हो जाओगे, अपनी सांसों को छोड़ने के लिए कैसे विचलित हो जाओगे। तो इनटेक एंड आउटगोइंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारा प्रकृति से कनेक्शन है। जैसे कि एक बेबी, एक बच्चा मदर से वुम्ब में कनेक्टेड होता है, मदर से अपनी उनकी कोष की कोख में कनेक्टेड होता है, एक दैट वो कॉर्ड के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम अपनी श्वासों के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, और इन पांचों तत्वों का को हम ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि, आज जो ऋषि मुनि है वो हजारों लाखों वर्षों तक जीवित रह जाते थे, है ना, क्योंकि कैसे रहते थे वो, स्वर के माध्यम से, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ ग्रहण करे, सिर्फ स्वर के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण करते रहते थे, प्रकृति से पांचों तत्वों को ग्रहण करते रहते थे और शरीर को अपने ऊर्जावान बनाते रहते थे। क्योंकि हम जो बाहर से जो कुछ भी लेते हैं वो दूषित होता है ना, खाने में अनेक प्रकार के दोष होते हैं हमारे, तो वो हमारे दोष जो होते हैं वो खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। पर जो प्रकृति से हम नेचुरली लेते हैं, है ना, इसीलिए नेचुरल चीजों को आजकल इतना ज्यादा मान्यता धीरे धीरे वापस से, फिर से अभी कोविड के बाद में ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट आया है कि वापस से लोगों को ये समझ में आने लगा है कि जंक फूड छोड़कर हम वापस से प्राकृतिक चीजें जो है, अपने प्राकृतिक तरीके हैं, उनको एडॉप्ट करना शुरू करें, है ना। तो ये बेसिकली जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजें हैं वो नेचुरल होती हैं, फ्लॉलेस होती हैं, उनको एडॉप्ट करने से हमारा शरीर की में धीरे धीरे ऊर्जा का संचार प्रॉपर प्रवाहित होने लगता है, और हमारे शरीर के विकारों में कमी आने लगती है। क्योंकि जब हम बाहर से कुछ नेगेटिविटी लेंगे ही नहीं तो हम धीरे धीरे करके जो अंदर की नेगेटिविटी है उसको हम समाप्त करते जाएंगे। कैसे होता है, जब आप, एक डब्बा है, एक बॉक्स है, एक पात्र है, उसमें दूषित जल भरा हुआ है, सपोज उसमें गंदा जल भरा हुआ है, और आप धीरे 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 उसमें साफ जल डालते चले जा रहे हैं, ठीक है, और वो जो गंदा जल है वो बाहर निकलता चला जा रहा है, तो ऑटोमेटिक बाद में क्या होगा, ओवर द टाइम वो जो जल है, दूषित जल है, वो अब कैसे हो जाएगा, वो स्वच्छ जल में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया ना ये बात। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में हमारी ऊर्जा का संचार होता है कि वो धीरे धीरे जब हम स्वच्छ ऊर्जा को अपने शरीर में डालते चले जाते हैं तो वो जो दूषित ऊर्जा है वो स्वच्छ ऊर्जा में चेंज होती चली जाती है, और इस प्रकार से धीरे धीरे कर कर हमारा
जब हम हमारी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है कि प्रकृति और ये पूरा ब्रह्मांड जो प्रकृति है उसके बराबर उसकी ऊर्जा हो जाती है, उसकी उसके बराबर उसकी दैट पवित्रता हो जाती है, तो धीरे धीरे प्रकृति और ये शरीर सामंजस्य, ये आत्मा सामंजस्य बैठा लेती है और हमारी आत्मा इस प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से आप समझिए इसको कि प्राण हमारे हमारी श्वास कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए पहले आप क्या समझेंगे कि प्राण शक्ति, श्वास की शक्ति के क्या क्या आयाम है, कैसी गतियां हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट है ना, और कैसे हम श्वासों के माध्यम से धीरे धीरे नाड़ी शोधन करें। मतलब नाड़ी शोधन यानी जैसे अभी मैंने बताया अपने पात्र को कैसे धीरे धीरे क्लीन करना है। तो ये बेसिकली कुछ कहते हैं ना, हरा लगे ना फिटकरी और रंग हो चोखा, ये कुछ ऐसे टिप है जिनको आप नॉर्मल लाइफ में अडॉप्ट कर लोगे और अपनी जस्ट हैबिट्स में डालना है, अपनी डेली लाइफस्टाइल में आपको इनकलकेट करना है इन हैबिट्स को। और सिंपली ये आपके लिए बैक स्टेज में काम करती चली जाएगी, है ना। कुछ भी आपको मतलब एफर्ट के साथ में नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस में इन सब चीजों को, इन सब क्रियाओं को लेकर आना है और ऑटोमेटिक क्लिंजिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। प्रकृति के साथ में आपका सामंजस्य बैठने लगेगा, आपका सामंजस्य स्टार्ट हो जाएगा और आप खुद आश्चर्य करेंगे कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा वैसे वैसे कैसे कैसे आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे, आपको जीवन में सफलता हासिल होने लगेगी, आपको लोग चाहने लगेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जैसे जैसे वाइब्रेशंस हम भेजते हैं वैसा वैसे ही वाइब्रेशंस हमारे पास में आते हैं। ये जो कुछ भी हमारे सामने दिखता है ये सब कुछ पंच परावर्तन का रूप है। बेसिकली यह सब कुछ जो है ये दर्पण की तरह हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर कोई आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है तो पिछले जन्म में अवश्य ही अवश्य हमने वैसे ही व्यवहार उनके साथ में रखा जो दर्पण की तरह हमें दिख रहा है हमारे सामने, है ना। और वही दर्पण हमें दिखा रहा है कि देखो ऐसे करने से कैसे भाव आते हैं, कैसा हमारे परिणाम में परिवर्तन होता है, और ऐसा नहीं करना है कभी भी किसी के साथ में। तो यह सीख हमें लेनी है, ना कि कोई अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसको ना कि हमें बैड वर्ड्स बोलने या बैड उनके तरफ फीलिंग रखनी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम स्वर विज्ञान के टॉपिक पर। बहुत हो गया लेक्चर, हम आगे समझते हैं कि बेसिकली जो आत्मा की मूक भाषा को समझने में सहायक होती है उसको हमने स्वर विज्ञान की भाषा बोली है। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रही थी आपको, ये थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन ही मैं दे रही हूँ अभी आपको, कि जो 72,000 नाड़ियां है हमारे शरीर में अंकुर की तरह फैली है। इसमें 24 प्रमुख नाड़ियां हैं, 10 प्रधान नाड़ियां हैं व 3 अति प्रधान नाड़ियां हैं। अब वो 3 अति प्रधान नाड़ियां कौन कौन सी हैं उसको समझेंगे हम। देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट दिया है 3 अति प्रधान नाड़ियों का, ये देखिए, है ना। ये 3 अति प्रधान नाड़ियां हैं। इसमें से ईड़ा नाड़ी जो है, जो चंद्र नाड़ी है, वो शुरू होती है हमारे मूलाधार चक्र से। ठीक है, और इसी प्रकार से जो पिंगला नाड़ी है वो शुरू होती है हमारे स्वादिष्ठान चक्र से। ठीक है, तो इसको पहले सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, कि ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना ये क्या है। ये 3 नाड़ियां हैं, ये 3 नाड़ियों को हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा सा आप हमारी थोड़ा सा आप अपने शरीर की तरफ ध्यान लेके जाएं, अपनी नाक, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेके जाएं और इस चीज को समझें। प्रैक्टिकली मैं आप लोग को समझाऊंगी, थ्योरी तो आपने पहले के सेशन में पढ़ ली, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, है ना, वो पहले की रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आज थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे इस बात को, क्योंकि यह विषय बहुत ही प्रैक्टिकल है ना। तो कैसे समझेंगे, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 हमारे शरीर में नाड़ियां हैं जो कि मूलाधार से लेकर हमारे सहस्रार चक्र तक कनेक्टेड है। ठीक है, तो यह नाड़ियां बेसिकली जो है हमारी पूरे शरीर में ऊर्जा का पावर हाउस है, ऊर्जा को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके घर में अलग अलग रूम्स में इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पावर हाउस होता है,
फिर होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्टेड होते हैं आपके लाइट के स्विचेस और पंखे के स्विचेस और अलग अलग प्रकार की एसी और जो भी इक्विपमेंट्स आपके रूम में होंगे वो सारे के स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की एक एक ग्रंथियों के स्विच कनेक्टेड होते हैं इस पूरी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अब आगे समझिए। अब आप समझिए इस बात को कि ये जो स्विच कनेक्टेड है, अगर आप सपोज अगर आप मास्टर बेडरूम का कनेक्शन बंद कर दोगे, वो कहीं से बीच में फॉल्ट हो जाएगी, तो आपकी उस मास्टर बेडरूम में क्या लाइट की सप्लाई होगी? नहीं होगी, वो लाइट की सप्लाई बंद हो जाएगी। धीरे धीरे कर कर वहां पे डार्कनेस आ जाएगी, अंधेरा आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार की घटना हमारे शरीर में होती है। देखिए, ये जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का चित्र मैंने दिखाया, ये है मेजर पावर हाउस, जो 7 चक्रा है हमारे, उनको उनसे उनके माध्यम से पूरे शरीर में एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। आप देख रहे हैं, ये है मूलाधार चक्र, ये है स्वादिष्ठाना चक्र। दिख रहा है आपको? मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? मैं आप लोग को थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि और अच्छे से आप लोग को समझ में आए। देखिए, ये है मूलाधार चक्र। अब दिख रहा है क्या? प्लीज बोले जी। चैट बॉक्स में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये है मूलाधार चक्र, फिर आया ये स्वादिष्ठाना चक्र, फिर आया हमारा ये कौन सा, मणिपुरा चक्र। अब आया अनाहता चक्र। ये हो गया सेंटर पॉइंट, है ना। यहाँ पर कहते हैं कि बेसिकली यहाँ पर हमें जो ध्यान पे आती है, शायद आप लोगों ने प्रेक्षा ध्यान में इस चीज को समझा होगा कि ऊपर के चक्र और नीचे के चक्र को जब हम बैलेंस करते हैं तो बीच में जो सेंटर पॉइंट आता है अनाहता, वहां पर तक पहले हमें एनर्जी को फोकस करके लेके आना होता है एंड धीरे धीरे उस एनर्जी को ऊपर उठाना होता है। तो सबसे पहले आत्मा को नाभि से अनाहता और अनाहता से सहस्रार तक चक्र तक ले जाने की क्रिया ही आध्यात्मिक क्रिया होती है ना। तो आध्यात्मिकता से की बात तो ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा पहले इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अच्छे से समझ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये है हमारा विशुद्धि चक्र, जो कंठ में यहाँ पर छोटा सा गड्ढा दिखता है आपको, यहाँ पर विशुद्धि चक्र। फिर हमारी दोनों भौहों के बीच में आ गया ये आज्ञा चक्र, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर ऊपर ब्रह्म रंध जो यहाँ पर है हमारा, वहां पर आ गया सहस्रारा चक्र, जहाँ पे 1000 पेटल्स बोलते हैं, 1000 पेटल्स निकलते हैं जब आप आध्यात्मिक क्रिया में, आध्यात्मिक उन्नति में एक एक करके पेटल्स ओपन होते रहते हैं हमारे। बेसिकली पेटल्स क्या, वो ज्ञान की चक्षु ओपन होते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो सातों चक्र हैं, जिनके माध्यम से इधर 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 ऐसे ऐसे ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, तो यह सातों चक्रों के ऊर्जा का प्रवाह हमारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी के माध्यम से होता है ना। समझ गए ना इस बात को आप लोग? है ना, बहुत अच्छे से समझ गए ना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम समझेंगे थोड़ा सा कि हमारे जो शरीर के पोस्चर्स है ना, हमारे शरीर के पोस्चर्स, जैसे अब ये तो जो आपने पिक्चर देखा, इसमें बिल्कुल एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक पर्सन है जो कि बहुत ही सीधा अपने पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठा हुआ है और उसका पूरा श्वासों का प्रवाह सही ढंग से हो रहा है ना। तो जो हमारे पोस्चर्स हैं, हमारी क्रियाएं हैं, हमारी जो आदतें हैं, वह निर्धारित करती हैं कि हमारी सांस ऊपर से लेके नीचे तक सही ढंग से प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, समझ में आई ये बात? है ना। तो यह है जब सांसों का प्रवाह हमारी क्रियाओं की के अकॉर्डिंग, हम उसकी गति जो स्पीड है वो बदलती रहती है ना। और वही हमारी जो आदतें हैं वही हमारा भविष्य निर्धारण करती हैं, और हमारे रोग शरीर में जो उत्पन्न होते हैं वो इसी कारण होते हैं क्योंकि वहां वहां वैसे वैसे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, हमने ये 3 नाड़ी है इसको समझ लिया। अब इसको इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? अगर आप अपनी दोनों सांसों के, अपने आप दोनों अपने नॉस्ट्रल्स के नीचे हाथ से हाथ लगा के देखोगे, ठीक है, और एक एक करके ऐसे नॉस्ट्रल्स को क्लोज करके
जोर से ऐसे श्वास को बाहर फेंकोगे तो आप देखोगे, पहले जब लेफ्ट क्लोज करा, राइट से बाहर सांस निकाला, और राइट क्लोज करा और लेफ्ट से बाहर श्वास निकाला। ठीक है, तो इस तरह से आप अब इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है हमारा, वो हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। ऐसे ही जो राइट वाला पार्ट है हमारी बॉडी का, वो हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करता है, हमारे शरीर में चलन प्रदान करता है, हमारा भविष्य है। इसी प्रकार से चंद्र नाड़ी जो है हमारा पास्ट है, और दोनों का जो समागम होता है, गंगा यमुना और सरस्वती, ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये बेसिक है, समझना बहुत जरूरी है ना। तो अब हम समझेंगे कि बेसिकली जो ये नाड़ी हमारी है ना, इसके कार्य ये और ये एकदम ऑपोजिट है। एक गर्मी प्रदान कर रही है, एक ठंडी प्रदान कर रही है। ठीक है, तो जब कार्य अपोजिट है, तो इसका मतलब उसकी जो क्रियाएं हैं, उसके तत्व हैं, उसकी उसकी जो बेसिकली एक जो एनर्जी है, वो भी पूरी ऑपोजिट होगी। राइट, पूरी तरह से ऑपोजिट होगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में ये जो ईड़ा चलती है, जब है ना, जब ईड़ा चलती है यानी कि लेफ्ट नाड़ी चलती है, तो अलग प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में चालू हो जाती। हमारा मन स्थिर हो जाता है। जैसे धर्म ध्यान करने की क्रियाएं हैं, स्वाध्याय करने की क्रियाएं हैं, ध्यान करने की क्रियाएं हैं, इस तरह की क्रियाएं करने का हमको मन करने लगता है। ठीक है, तो जब नाड़ी जब चालू होती है, यानी कि चंद्र स्वर चालू होता है। जब सूर्य स्वर चालू होता है, तो हमें कड़ी मेहनत करने का मन करने लगता है, क्योंकि शरीर में गर्मी आ जाती है, चलन आ जाता है, हलन चलन आ जाता है। तो ऐसे कार्य करने का मन कर जाता है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है शरीर में। हमारा ब्लड अच्छा तेज गति से सर्कुलेट करने लगता है, ऊर्जा का संचार तेज गति से प्रवाहित होने लगता है, और हमें मन करता है कि जितने भी हमारे पेंडिंग कार्य हैं, उनको हम करना शुरू कर दें, है ना। तो जब जिन कार्यों में हमें गति प्रदान करनी है, उन कार्यों को हमें सूर्य नाड़ी यानी कि राइट स्वर से करना है। और जिन कार्यों में हमें स्थिरता प्रदान करनी है, यानी कि गृह प्रवेश करना, शादी करना, है ना, कोई भी शुभ कार्य करना, दुकान ओपन करना, है ना, व्यापार इत्यादि का आरंभ करना, इन सब कार्यों को हमें कैसे करना है, चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम प्रकृति साथ सामंजस्य बैठाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमें जीवन में सफलता प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, अब हमने इसको समझा। अब हम समझेंगे सुषुम्ना। सुषुम्ना में कैसे करें और कौन कौन से कार्य करें। बेसिकली सुषुम्ना का जो कार्य है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। देखिए, 1 घंटे हमारी ये नाड़ी, लेफ्ट नाड़ी चलती है, और 1 घंटे हमारी राइट नाड़ी चलती है। इसमें भी तत्व होते हैं, तत्व 5 तत्व। जैसे कि उस दिन हमने सीखे थे, हमने थ्योरी बहुत कुछ सीख ली थी। प्लीज आप लोगों ने, जिन्होंने भी नहीं देखा है, पहले के सेशन को जरूर देख ले, उसकी रिकॉर्डिंग। आनंद सर प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिएगा ग्रुप में फर्स्ट सेशन की भी रिकॉर्डिंग, ताकि उसको देख लें। हम सेम चीजें यहाँ रिपीट करने की जगह नई चीजें सीख लेते हैं, है ना। तो बेसिकली जो तत्वास होते हैं, 5 तत्व की बात उस दिन करी गई थी, वो दोनों एलिमेंट में बराबर रूप से आते हैं, है ना। उस दिन हमने समझा था हमारे शरीर में 5 प्रकार के तत्व, इस पूरे ब्रह्मांड में 5 प्रकार के तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पृथ्वी। पृथ्वी, आप देखो, कभी भी इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया अगर आप इसको ऐसे समझोगे। ये हो गया पृथ्वी, सॉरी ये हो गया जल, सॉरी हाँ, पृथ्वी, फिर हो गया जल, फिर हो गया आकाश, है ना। देखो ये फिंगर कौन सी सबसे ऊंची फिंगर है ना, तो ये हो गया आकाश। ठीक है, आकाश के बाद में वायु। वायु हम कैसे, जो कभी कोई हमसे दिशाएं पूछता है, तो कैसे हम उसको इंडिकेट करते हैं, इस उंगली से इंडिकेट करते हैं ना, इंडेक्स इंडेक्स फिंगर से। तो ये हो गया वायु। ठीक है, और ये हो गया अग्नि। जब कभी भी हम माथे पे तिलक लगाते हैं, तो इस उंगली से या फिर इस उंगली से, यानी कि पृथ्वी तत्व की उंगली से, दैट रिंग फिंगर से लगाते हैं। इसीलिए लगाते हैं, और रेड कलर का इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अग्नि और पृथ्वी तत्व की जब मतलब कोई कार्य, शुभ कार्य करने जाते हैं, तो ये हम इसीलिए माथे पर लेके आते हैं, क्योंकि अग्नि का संचार हो और पृथ्वी के माध्यम से स्थिरता आए, है ना। तो मूवमेंट आए, कार्यों में मूवमेंट आए, है ना। तो इस प्रकार से
हम ये कार्य कर, तो ये बेसिकली 5 तत्वों को आप समझेंगे, यही 5 तत्व हमारे स्वर में भी होते हैं। हमारी नासिका छिद्र से जो वायु निकलती है उससे भी हमारे, उसमें भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एक चार्ट के माध्यम से, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चार्ट के माध्यम से समझेंगे, उस दिन पूरा डिस्कशन नहीं कंप्लीट हो पाया था, इसलिए मैं आगे का डिस्कशन ले रही हूँ चार्ट के माध्यम से। देखिए यहाँ पर ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये मेरे गुरु द्वारा मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन द्वारा बनाया गया चार्ट है। इसको, इसमें आप बहुत ही आसान तरीके से स्वर के एलिमेंट्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरफ आप समझिए और दूसरी तरफ उसको सेम अप्लाई करिए, है ना। ये जो वायु होती है हमारे शरीर, हमारे नासिका छिद्र से जो वायु होती है, 1 घंटे लेफ्ट से और 1 घंटे राइट से, इस तरह से यह जो ट्रांजिशन पीरियड है यह चेंज होता रहता है, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, फिर लेफ्ट से फिर राइट से। और जितना ज्यादा नाड़ी शोधन हमारा अच्छा परिपक्व होता है, उतनी ही मतलब एक्यूरेसी के साथ में, परफेक्शन के साथ में यह जो नाड़ी है का श्वास की क्रिया है हमारी, वो चलती रहती है ना। तो जितनी ज्यादा स्वस्थता अंदर से, आत्मिक स्वस्थता, आंतरिक स्वस्थता जितनी ज्यादा होगी, उतना ही आपका ये नाड़ी अच्छी चलेगी। जैसे कि अब हम समझेंगे कि जब हम अपनी सांसों को की गति को आज हम चेक करना सीखेंगे, ठीक है। उस दिन हमने सीखा था कि हम कैसे चेक करें कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, राइट नॉस्ट्रल चल रही है। उस दिन हमने पहले सेशन में ये सीखा था। इतना सबको आ गया है? प्लीज एक बार रिप्लाई करो मुझे आप, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता दूं। इतना आ गया है सबको कि सांसों की क्रिया को कैसे समझना है, कि लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है कि राइट नॉस्ट्रल चल रही है? प्रमिला जी रिप्लाई कर रही है यस, अशोक जी रिप्लाई कर रहे हैं यस। बाकी सबको भी आता है या फिर से बताएं एक बार? ठीक है। तो देखिए इसमें स्वर विज्ञान में फर्स्ट, फिर से बता देती हूँ एक बार, छोटा शॉर्ट में बता देती हूँ, डिटेल में देखने के लिए वीडियो देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है स्वर विज्ञान को समझने का, बेसिकली अपनी श्वासों को समझने का, सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आप अपनी श्वासों को पहचाने। फिर सेकेंड स्टेप होता है श्वासों की गति को पहचाने, ठीक है, ठीक है। तो सांसों को कैसे पहचाने? सांसों को पहचानने का तरीका ये है, बेसिकली सांसों में क्या पहचाने, सांसों में पहचानेंगे कि आपका लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, इतना ही तो पहचानना है ना हमें, और तो कुछ करना नहीं है ना। सांस, दो 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 तरफ से सांस निकली, एक ईड़ा से और एक पिंगला से और एक सुषुम्ना से। तो हमें बेसिकली यही समझना है कि ईड़ा से निकल रही है कि पीड़ा से, पिंगला से निकल रही है, सुषुम्ना चल रही है हमारी। सिर्फ इतना ही समझना है, वेरी सिंपल एज दैट। सिर्फ इतना समझना है कि जो सांसों की दिशा है वो किधर है, हमारी लेफ्ट से निकल रही है, राइट से निकल रही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपना अपना स्वर चेक करिए, अब आप अपनी ब्रीदिंग चेक करिए और मुझे बताइए कि कौन सी नॉस्ट्रल चेक चल रही है अभी आपकी, लेफ्ट एक्टिव है या राइट एक्टिव। उस दिन हमने समझा था पहले सेशन में कि एक टाइम पे 75% आपकी एक नॉस्ट्रल चलेगी एंड 25% दूसरी नॉस्ट्रल चलेगी। अगर लेफ्ट चल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि राइट से ब्रीथ निकलेगी ही नहीं, निकलेगी, पर 10-20%, 30%, 40% निकलेगी। बाकी आपका जो मोस्ट एक्टिव नॉस्ट्रल है, ज्यादा ब्रीदिंग जिधर से निकल रही है उधर से समझ में आएगा दोनों। बहुत लोग बोल रहे हैं दोनों, तो दोनों कभी भी देखिए, जब ये जो दोनों बोल रहे हैं ना, ये अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग, आपको देखना अभी समझना आना पड़ेगा। जब शुरू में लोग देखते हैं तब तभी ये कंफ्यूजन होता है मोस्टली, कि उनको लगता है कि दोनों नॉस्ट्रल चल रही है, दोनों तो हमेशा चलती है, मैं वही आपको बोल रही हूँ। पर विच वन इज मोर एक्टिव, दैट वन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी ज्यादा एक्टिव है। दोनों तो चल रही है, मैं तो खुद बोल रही हूँ 75% टू 25% रेशियो होगा, ठीक है। जब 50-50% चल रहे हो दोनों साइड से, दैट विल, देन वी विल से कि हमारी सुषुम्ना चल रही है, विच इज वेरी वेरी रेयर। वो जब प्रकृति का सुषुम्ना चलता है मोस्टली उसी टाइम पे हमारा सिंकअप होता है और हमारा भी सुषुम्ना उसी टाइम पे चलता है, ठीक है। तो हाँ, बहुत लोगों ने यहाँ पर डाला है और चेक किया है। उसको चेक करने की विधि मैंने फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझाई थी, फिर से एक बार बता देती हूँ। सिंपली आपको हाथ को यहाँ पर रखना है अपने नॉस्ट्रल्स के नीचे और जोर से ब्रीदिंग बाहर निकालनी है ऐसे,
ऐसे। और अब आप देखेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि राइट वाले से ज्यादा तेज श्वास की गति बाहर आई या फिर लेफ्ट वाले से ज्यादा तेज श्वास की गति बाहर आई। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकती है, प्रैक्टिस से ही आएगी। यह विद्या ऐसी है जो प्रैक्टिस से और आत्म ध्यान से ही आएगी, और बेसिकली जिनका जितना ज्यादा भावों की शुद्धि होगी वो ऑटोमेटिक उनके पास ही चल के आएगी ये विद्या। आज 30 से 40 लोग लगभग यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पुण्योदय आप अपना माने जिस जो आप इस विद्या को आज साक्षात सीख पा रहे हैं। स्वर विज्ञान की विद्या को पाना, ग्रहण करना कोई आसान बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपके जीवन में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ा पुण्योदय आया है जिसके कारण आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके जीवन में निश्चित रूप से कुछ बड़े परिवर्तन आने हैं, कुछ गुरुओं का जरूर आशीर्वाद रहा होगा जिसके कारण हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं आज। ठीक है, तो समझे पहले स्वर को कैसे चेक करना है। आज मैंने विधि बताई, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे चलना है। जिस भी नासिका छिद्र से सांसों की गति ज्यादा तेज मूवमेंट कर रही है, दैट विल बी योर एक्टिव नॉस्ट्रल। ठीक है, तो जैसे कि अगर जय जिनेन्द्र, तो ये जैसे राइट से अगर ज्यादा निकल रही है तो दैट मीन्स राइट, यानी कि सूर्य नाड़ी आपकी प्रधान रूप से चल रही है। और अगर आपको लेफ्ट से लग रहा है कि ज्यादा तीव्र गति से चल रही है तो दैट मीन्स आपकी चंद्र नाड़ी प्रधान चल रही है। ठीक है, अब हम जब हम बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें हमारी ये नाड़ी ऐसे चल रही है और हमें हमारे कार्य भी बहुत ही निश्चित है कि भाई सूर्य नाड़ी के कार्य अलग है, चंद्र नाड़ी के कार्य अलग है। तो अब जब जो नाड़ी चल रही है हम कार्य कैसे करेंगे, तो इसको बदलने की विधि भी होती है ना। कई बार तो जब आपकी साधना इस लेवल तक बढ़ जाएगी, जैसे आज जब मैं आंख बंद करके 5 मिनट भी अगर सोच लेती हूँ और मुझे सूर्य से चंद्र चेंज करना है तो मेरा विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स मेरा ऑटोमेटिक नाड़ी परिवर्तन हो जाता है। अगर मैं काम एंड पीसफुल में सिचुएशन में हूँ, मेरा फटाफट स्वर मैं अपने आप आंखें बंद करके चेंज कर लेती हूँ। तो यह एक सिचुएशन है, ये एक उपलब्धि है जो ओवर द टाइम आपको खुद ही अचीव हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अचीव हो जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं स्वर को चेंज करने के लिए, है ना, अपनी ब्रीदिंग को चेंज करने के लिए, वो हम आगे सीखेंगे। हम सीख रहे थे बेसिकली तत्व के बारे में। तो चलिए वहां से मुझे लगा कि पहले तत्व पहचानने से पहले आपको ब्रीदिंग पहचानना बहुत जरूरी है, इसलिए वो टॉपिक मैंने लिया। अब आपने ब्रीदिंग पहचानना सीख लिया कि कौन सी नाड़ी आपकी एक्टिव है, लेफ्ट एक्टिव है या राइट एक्टिव है। उसके बाद में आप आएंगे इसको समझने में कि उसकी स्पीड कैसी है, किस उस जो वायु निकल रही है लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल से उसकी दिशा क्या है, उसकी स्पीड क्या है और उसका प्रवाह कैसा है। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझे कि जब आपकी ये ब्रीदिंग आपकी नॉस्ट्रल से निकलेगी तो या तो नाक के अंदर अंदर ही रह जाएगी, ठीक है, और या तो फिर तिरछी की तरफ निकलेगी, यूं तिरछी की तरफ निकलेगी, और या तो सीधी निकलेगी। जब ये सीधी जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो यह कौन सी हो गई, पृथ्वी और जल, जो कि जल तत्व है बेसिकली 16 अंगुल नीचे। ये आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर की एरो जो बनी हुई है, इसमें ब्लू कलर की एरो में लिखा हुआ है 16 अंगुल, यानी कि 16 अंगुल नीचे, है ना। तो जब वो हो गया जल तत्व, इसी प्रकार से 12 अंगुल नीचे अगर सीधी डायरेक्शन में आपकी वायु जा रही है तो वो हो गया पृथ्वी तत्व। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी तिरछी जा रही है वायु, है ना, अगर तिरछी जा रही है तो वो हो गई वायु तत्व। यानी कि उस समय जो तत्व 5 प्रकार के एलिमेंट्स हमने जो डिस्कस किए ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो ये जो तिरछी वायु जा रही है उसको बोलेंगे वायु तत्व। ठीक इसी प्रकार से अगर नासिका छिद्र के अंदर अंदर ही रह जा रही है हमारी ये वायु, तो उसको बोलेंगे अग्नि तत्व। ठीक है, तो जैसे जैसे ये तत्व है वैसे वैसे ही उनका कार्य है। जल तत्व यानी कि स्थिरता, पृथ्वी तत्व यानी कि स्थिरता, ठीक है, वायु तत्व मतलब
जो भी आप करेंगे उस समय वो सब कुछ क्या हो जाएगा, वो सब कुछ ऐसे वायु की तरह विलीन हो जाएगा। अगर वायु तत्व में आपने किसी को पैसा दे दिया, किसी से कोई ट्रांजेक्शन कर लिया, किसी को से लोन ले लिया या लोन दे दिया, वो आपको पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा उसको चुकाने में। ठीक है, तो वायु तत्व इज लाइक सुषुम्ना, सेकेंड पार्ट ऑफ सुषुम्ना, उसकी जुड़वा बहन। ठीक है, तो ऐसे अग्नि 16 अंगुल नीचे कहाँ से स्टार्ट करें, ये नासिका छिद्र के जस्ट नीचे से, देखिए ये हो गया 4 अंगुल, ये 1 2 3 4, 4 फिंगर से 4 अंगुल, फिर उसके नीचे 8 अंगुल, फिर उसके नीचे आप आएंगे तो 8 4 12 अंगुल, और उसके नीचे 16 अंगुल। तो मोस्टली ये चेस्ट तक की जब वायु आपकी आती है तो वो हो जाती है आपकी 16 अंगुल की वायु। फिर उसके थोड़ा ऊपर यहाँ हृदय तक जब आती है तो हृदय तक हो जाती है 12 अंगुल। ठीक है, इसी प्रकार से वायु की स्पीड धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक ऐसे चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, एक स्वस्थ जो पर्सन होगा उसकी वायु उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है, 1 घंटे में लगभग 20 मिनट चलेगी आपकी पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी कि जो बिल्कुल यहाँ तक, जिसकी नीचे तक 16 अंगुल तक पूरी वायु चलेगी, उसको बोलेंगे पृथ्वी तत्व। तो कभी भी आप अपने पहले श्वास की गति को देखें तो ऐसे चेक करें ताकि आपको समझ में आए नीचे जा रही है स्ट्रेट या इधर आ रही, ये जरूर समझे। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ सांस तो अंदर अंदर नहीं रह रही, बाहर जा रही, तो बाहर जा रही अगर तिरछी जा रही है दैट विल बी वायु। उसमें अगर आप कोई भी कार्य कर लेंगे वो हमेशा असफल रहेगा, वायु की तरह वो उड़ जाएगा, विलीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तत्वों का ध्यान रखकर हम जब भी कोई कार्य करेंगे हमेशा हमें उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तत्वों का समझ में आ गया अब आप लोगों को, तत्वों का समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर मैंने चार्ट के माध्यम से भी समझाया है कि इस प्रकार से तत्वों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमने उस दिन भी डिस्कस किए थे, इस प्रकार से हम तत्वों को समझकर अलग अलग माध्यम से अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि चंद्र स्वर के कार्य अलग है और सूर्य स्वर के कार्य अलग है। चंद्र स्वर में जब भी हमें किसी से बात मनवाना हो, जैसे बच्चों से अगर आपको कोई कार्य कराना हो, बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हो, हमेशा उनसे अपना जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो उनको अपने चंद्र सर की तरफ देखिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है सगुण और निर्गुण। ठीक है, सगुण क्या होता है, सांस को अंदर खींचकर और फिर हम जब कोई कार्य करें। निर्गुण यानी कि सांसों को छोड़कर हम कोई कार्य करें। जो भी चीज हमें चाहिए है ना, वो जो भी चीज हमें चाहिए वो हमें सांसों को खींच कर करनी है। जैसे कि मैंने उस दिन आप लोगों को सुबह की अर्ली मॉर्निंग रिचुअल समझाए थे। अर्ली मॉर्निंग रिचुअल्स में क्या था कि श्वासों को खींचकर सुबह सुबह सबसे पहले जो जमीन पर कदम रखना है वो श्वासों की गति के अकॉर्डिंग आपको देखकर और सगुण में करना है, वो हमने उस दिन समझा था। याद है सबको, पता है सबको, पता है क्या, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं। वंस अगेन, अगर देखिए हम एक ही टॉपिक को, यस हाँ, कुछ लोग पिछले सेशन के जुड़े हैं, कुछ लोग मुझे लग रहा है नए जुड़े हुए हैं, इस वजह से नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत पहले सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो जरूर देखें, तभी आपको आगे की क्रिया समझ में आएगी। पहले सेशन में हमने मनोवांछित क्रिया को समझा था कि कैसे आप सांसों को खींचकर पहले सुबह से यूनिवर्स से कनेक्ट होकर, है ना, अपनी सांसों के माध्यम से मॉर्निंग में मनोवांछित चल रहा है, जो स्वर चल रहा हो, एग्जैक्टली अशोक जी, जो स्वर चल रहा हो वो कदम पहले जमीन पर रखना है। और अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो 1 कदम, 3 कदम और 5 कदम रख सकते हैं सूर्य की दिशा में, यानी कि ईस्ट एंड नॉर्थ की दिशा में। ठीक इसी प्रकार से अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको चंद्र की दिशा में यानी कि वेस्ट और साउथ की दिशा में कदम रखना है, स्थिर इवन नंबर्स में, है ना। कौन से, 2
4 और 6 इन नंबरों में रखने हैं। ठीक है। तो चलिए, मुझे लग रहा है ये काफी मतलब गहरा टॉपिक है और एक दिन में काफी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। थोड़े से प्रश्न उत्तर बीच में मैं लूंगी और आगे इसको सम अप करने की कोशिश करूंगी। जी। काफी कुछ हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया। ममता जी कैसे सुनेंगे? ममता जी आप बताएं, क्या आपका प्रश्न है कुछ, या फिर समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ, सिंकअप कर पा रहे हैं आप लोग? जय हाँ, जिनेंद्र। अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, यस। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ हाँ, जी। ओके। जय जिनेंद्र। जय जी। ऐसे कुछ जय चीजें जिनेंद्र। कुछ चीजें ऐसे समझी हुई है कि हम्म जो न्यू एक्सप्लेनेशन आपने दिया ना, वो वायु वाला कैसे चेक करना, वो कभी नहीं हम्म। सुना था। वो नहीं समझ में एंड आया। देखिए एंड मैं फिर से अदर बता थिंग, रही हूँ। हाँ, एक सेकंड, बिल दूसरी बात कि मतलब ऐसे है कि कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर चले तो हेल्थ हम्म, अच्छी रहती है, और एग्जैक्टली। हम्म, शुक्ल में लेफ्ट चले तो अच्छी रहती है, लेकिन कई हाँ, बार ऐसे उल्टा भी होता है, तो कई उस बार ऐसा उल्टा भी होता है, बिल्कुल हो जाएगा। वही मैंने बताया कि इसके लिए नाड़ी शोधन होना बहुत जरूरी है। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिकली इसको यूज करना शुरू कर दोगे, तिथि के अनुसार जब कार्य करना शुरू कर दोगे, है ना, जैसे, है ना, तो फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका सिंकअप होने लगेगा और आप ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देगा, आपका शरीर भी उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा। ओके। हाँ, जैसे कि दिन में मोस्टली आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए और रात में सूर्य स्वर चलना चाहिए, ये एक हेल्दी व्यक्ति की पहचान है। ठीक है। तो पर बहुत बार ऐसा नहीं होता है, हर समय पूरा दिन तो हमारा चंद्र स्वर नहीं चलता रहता है ना, जब हमें तेज भूख लगाती है, जब हमें गुस्सा आता है, तो ऐसे समय पे कई बार हमारा सूर्य स्वर भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या होगा, एक हेल्दी नाड़ी की पहचान है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सिंकअप करना शुरू करोगे, अपने भावों पे निरंतर करोगे, लेशा का ध्यान करोगे, जैसे लेशा के ध्यान भी एमपी के फिटनेस में कई बार मैंने देखे हो चुके हैं। इस प्रकार के जो ध्यान करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिक नाड़ी शोधन होना शुरू होगा। और जैसे जैसे नाड़ी शोधन होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी ब्रीदिंग प्योर होनी शुरू हो जाएगी। ओके। थैंक यू। एंड जी, दूसरा प्रश्न जो ओम आपका का अरहम। था वायु से संबंधित, उसका भी मैं आपको उत्तर दे देती हूँ। वायु से संबंधित जो प्रश्न था आपका, उसके लिए बेसिकली जो जैसे मैंने आपको बताया कि पहली चीज है कि सांसों को पहचानना, पहले तो कि लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है कि राइट चल रहा है। उसके बाद में सांसों की गति को पहचानना, सांस सीधे नीचे की तरफ जा रही है या तिरछी जा रही है या अंदर ही अंदर रह रही है। अंदर ही अंदर रह रही है तो अग्नि तत्व और आकाश तत्व चल रहे हैं। अगर तिरछी जा रही है तो वायु तत्व चल रहे हैं। और अगर नीचे की तरफ जा रही है तो जल और पृथ्वी तत्व चल रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल आपको बस इतना ध्यान रखने योग्य बात है कि ध्यान रखें कि जो सांस है वो बाहर नॉर्मल, मतलब डीप ब्रीथ अंदर लीजिए धीरे से, और धीरे से सांसों को बाहर छोड़िए और देखिए कि कहाँ जा रही है आपकी सांस, है ना, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, कहाँ जा रही है आपकी सांस, उसके अकॉर्डिंग कार्य करिए। और जो चीज ईड़ा में अप्लाई होती है, सेम वही चीज पिंगला में भी अप्लाई होती है ना। तो जो ये 5 तत्व निर्धारित है लेफ्ट साइड में, वही 5 तत्व हमारे राइट साइड में भी, राइट नाड़ी में भी निर्धारित है। लेफ्ट नाड़ी के जो कार्य है वो हमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट तत्व को उस जब हमारा लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट के तत्व को चेक करें, और जब हम हमारा राइट चल रहा है तो राइट के तत्व को चेक करें। और अगर हमारा सुषुम्ना चल रहा है, सुषुम्ना जब चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक कार्य ही करें उस वक्त। उस समय कोई भी ऐसा कार्य ना करे, इवन हीरा जवाहरात सोना मोती कुछ भी बिखर रहा हो, लोग आपको देने को तैयार हो, घर के बाहर कदम ना निकाले, कोई भी डिसीजन ना ले उस समय। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। आगे मधु जी का प्रश्न है, मधु जी से सुनेंगे, फिर मैं थोड़ा सा इसको लास्ट में एक बार सम अप कर दूंगी। जी। जी बताएं। मधु जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जी भोजन जय। करते समय कौन सा स्वर और पानी पीते समय कौन सा स्वर हाँ, तो चलना चाहिए? भोजन कैसा है, भोजन कैसी क्रिया हो गई, चलन क्रिया हो गई, राइट।
भोजन में हम चाहेंगे कि वो पाचन हो, उसका चलन हो, और शरीर में जल्दी जल्दी वो बॉयल जूस में कन्वर्ट होकर हमारी आंतों में और हमारे पूरे शरीर में पौष्टिक आहार के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो चलन क्रियाएं हमने समझी कि कैसे करना है चलन सूर्य क्रियाएं सूर्य सूर्य स्वर में। एग्जैक्टली। सूर्य स्वर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने इसीलिए यहाँ समझाने की कोशिश करी है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप क्रियाएं को समझ जाएंगे। जैसे बच्चों का जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, ये प्रश्न मेरे पास अक्सर आता है, बच्चों का जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो उनको चंद्र स्वर में बैठा के पढ़ाना शुरू करा दीजिए आप। इसके लिए तत्वों को चेंज करने की क्रिया जो है वो भी बहुत जरूरी सीखना। तो जल्दी मैं स्वर विज्ञान पे एक क्लास रखने वाली हूँ, वर्कशॉप रखने वाली हूँ, जिसमें ये सब चीजें सिखाएंगे। इन छोटे सेशंस में शॉर्ट टाइम में ये सब बेसिकली नहीं सिखा सकते, है ना। तो जिनको आगे इसका सीखना है वो वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। चंद्र स्वर में जब भी हम कोई भी स्थिरता का काम करेंगे, मन लगाने वाले कार्य, जैसे मैंने बोला आध्यात्मिक कार्य इवन फॉर दैट मैटर, तो वो भी हमारे हमेशा सक्सेस होंगे और स्थिरता मन में आएगी, हमारा मन और कंसंट्रेशन अच्छा होगा। ठीक इसी प्रकार से सूर्य स्वर में भोजन करना, मॉर्निंग के मोशंस जो है वो सूर्य स्वर में करना। जल यानी पेय पदार्थ है ना, पेय पदार्थ हमें कौन से स्वर में लेना है? चंद्र स्वर में लेना है। कोई भी पेय पदार्थ लेना है चंद्र स्वर में लेना है। इस प्रकार से जब हम स्वर के अकॉर्डिंग कार्य करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका स्वर परिवर्तन चालू हो जाएगा। आपको जस्ट सोचना होगा और आपका स्वर अपने आप परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। ओम ठीक है अर्हम। जी। ओम समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हम लेंगे। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको मैं एक जानकारी करा दूं। अभी शिखा जी ने लेस्या ध्यान की बात की, तो कल का हमारा सेशन लेस्या ध्यान पर आधारित ही रहने वाला है। कल मालती जी जैन मुंबई से हमारे साथ जुड़ेगी, आपकी समस्याओं का समाधान देने के बाद लेस्या ध्यान का लघु प्रयोग, छोटा सा प्रयोग करवाने वाली है। कल हम लेस्या ध्यान के ऊपर विशेष रूप से कई प्रयोग, एक एक घंटे के प्रयोग भी पहले कर चुके हैं, तो कल लघु प्रयोग रहेगा, जरूर जुड़िएगा सुबह। और अभी जो मंगलवार का हमारा क्रम चल रहा है बॉक्स ब्रीदिंग के ऊपर, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से अलका जी ले रही है। तो इस मंगलवार प्रकार से जैसे ये जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस है ये आप लोग करते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपका स्वर जो है ना, स्वर नाड़ी शोधन होता रहेगा डेली, कम से कम नहीं ज्यादा तो 5 मिनट। श्वासों की गति मैंने लास्ट टाइम बताया था कैसे प्रैक्टिस बहुत करनी बढ़िया। है। आप जस्ट सिंपली अपनी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है पूरी सीधी करके बैठे। रीढ़ की हड्डी पूरी किसी किसी की अगर नहीं सीधी हो पाती तो कम से कम मूलाधार और अपना ये जो यहाँ पर मेडुला एब्डोमिनल होता है इसको एक लाइन में लाने का प्रयत्न करें और माथे को थोड़ा सा ऊपर कर ले, तो ऑटोमेटिक आपका ये पूरा जो शरीर है एक सीधी लाइन में हो जाएगा। और फिर आपका जो ध्यान है, जैसे कि मैंने अभी आपको जो पिक्चर भी दिखाई थी उसमें भी सेम यही था कि जब तक सीधी शरीर की रेखा एक नहीं बनेगी तब तक आपका पूरा श्वासों की गति पर नियंत्रण थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाड़ी परिवर्तन और श्वासों की गति है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो आप कम से कम 5 मिनट मैं आपको बता रही थी कि अपनी सांसों की गति पर ध्यान दें, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करें, सिर्फ बैठ जाएं आंख बंद कर कर और श्वासों की गति पर, उसके आवागमन पर ध्यान देना शुरू कर दें। जी। तो इस प्रकार से आप सांसों की गति पर ध्यान देकर श्वास की क्रिया को बेसिकली आप अडॉप्ट कर सकते हो, सांसों नाड़ी शोधन कर सकते हो और श्वासों को समझकर अपने जीवन में सफलता को ला सकते हो। जैसे सूर्य स्वर के जो कार्य हैं, है ना, जैसे हमने अभी बताया सूर्य स्वर के कार्य कौन कौन से हैं। सूर्य स्वर के कार्य हमारे जैसे पहाड़ पर चढ़ना, कोई भी हमारे खाना खाने का कार्य करना, कोई भी नया कार्य स्टार्ट करना जिसमें हलन चलन हमें चाहिए, इस प्रकार के सूर्य के कार्य। चंद्र स्वर के कार्य नए वस्त्र पहनना, आभूषण इत्यादि ग्रहण करना, है ना। स्त्रियां जिनके पति बीमार रहते हो वो चंद्र स्वर में अपने माथे का सिंदूर लगाना शुरू कर दे, आभूषण इत्यादि पहनना शुरू कर दे, है ना, तो उनकी पति की आयु में भी उनको स्थिरता नजर आएगी। इतना तक दिखाया गया, इतना तक लिखा हुआ है ना। और आप ठीक इसी प्रकार से वस्त्र धारण करना और नए घर में प्रवेश करना इत्यादि कार्य। तो ये पूरी लिस्ट है जो कि एक पूरे आपको सेशन में स्वर विज्ञान की जो क्लासेस होंगी उसमें सिखाई जाएगी।
तो उसको जिसको इसको आगे डीपली समझना है उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वरना ये रिकॉर्डिंग समझकर एटलीस्ट इतनी चीजें जो मनोवांछित की क्रिया है, जैसे मैंने पहले समझाया था, मनोवांछित की क्रिया को आप अडॉप्ट करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। स्वर को समझकर, तत्व को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये दो रिकॉर्डिंग्स भी काफी है। इन 2 रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से भी आप स्वर को काफी कुछ अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हो, जी। है ना जी। समय तो हमारा हो गया है, ऑलरेडी 10 बज चुके